हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका ऑलरेडी हम दो वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। हमने 2-3 वीडियोस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ़ेयोल के थ्रू दिए गए प्रिंसिपल्स को पढ़ा, यानी कि 14 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए थे हमने 2 वीडियोस में कवर किए हैं, 7 पहले 7 बाद में। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग देख लो वो वीडियो भी। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। पहले वाले जो प्रिंसिपल्स थे वो फ़ेयोल ने दिए थे, अब वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो टेलर ने दिए हैं। उनका पूरा नाम है FW टेलर, ओके। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। इन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की इन्होंने बात करी है। किसके प्रिंसिपल्स हैं ये? FW टेलर के। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। FW टेलर ने क्या किया, इन्होंने इंजीनियरिंग किया था, ठीक है। और इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, जिसमें वही आपका इंजीनियरिंग वाला काम था। उनका पूरा बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग से था। तो इनका वहाँ पर प्राइमरी जो कंसर्न था उस कंपनी ज्वाइन करने के बाद, वो क्या था कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़े, साथ ही साथ आपका जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा नोटिस की, और साथ ही साथ इन्होंने देखा कि कंपनीज में अक्सर क्या होता है, प्लानिंग की कमी होती है, लैक ऑफ प्लानिंग होती है, जिससे कि वर्कर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज़ नहीं हो पाते हैं, और फिर इससे क्या होता है, कंपनी को ही थोड़ा सा लॉस फेस करना पड़ता है। उसकी वजह से वर्कर्स को भी प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने अपनी जो भी इंजीनियरिंग में इन्होंने पढ़ा था, तो इन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करी, जिससे कि क्या हुआ, उस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब वही साइंटिफिक टेक्निक्स जो हैं वो हमको पढ़नी है, यानी कि इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि साइंस से रिलेटेड है। समथिंग इज़ रिलेटेड टू साइंस हियर। तो टेलर ने जो भी बात की है वो टेक्निकल और साइंटिफिकली मतलब करी है। जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो साइंस को बेस मान करके, टेक्निक्स को बेस मान करके दिए हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात एक तो कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? आपका FW टेलर, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। दूसरी चीज़, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स पब्लिश की, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, किसको बताते हुए, एक्सप्लेनिंग द साइंटिफिक व्यूज़ ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के साथ में इन्होंने साइंस को जोड़ा। दूसरी चीज़, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने और क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, इन्होंने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए, जिनका नाम है शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, ऐसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। फिर इन्होंने क्या किया, ही एम्फेसाइज्ड ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि साइंटिफिक मेथड्स को हमको अडॉप्ट करना चाहिए टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने को क्या करना है, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने हैं, टेक्निक्स यूज़ करनी है, साइंस को बेस मान करके हमको सारा काम करना है किसी भी कंपनी में, तब जाके हमारी कंपनी ग्रो करेगी। तो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। अब पॉइंट सबसे पहले आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। हमने मैनेजमेंट पढ़ा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? ऑब्वियसली मैनेजमेंट को जब हम साइंस से जोड़ देंगे तो वो थोड़ा सा साइंटिफिक मैनेजमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप हर चीज़ में, मैनेजमेंट के हमने बारे में सब चीज़ें पढ़ी ना, उसके लेवल्स, उसके फीचर्स, उसका और क्या क्या चीज़ें थी, मेरिट्स और फंक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इनकी सब में आपको साइंस जोड़ देनी है, हर एलिमेंट में साइंस जोड़ दो, वो बन जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। और क्या क्या चीज़ें हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स, ट्रेंड पर्सोनल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, यानी कि आउटपुट अगर अपने को इंक्रीज़ करना है तो हमको साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक मेथड्स और ट्रेंड पर्सोनल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ट्रेंड पर्सोनल मतलब पर्सोनल क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को यूज़ करना है। एक और चीज़ उन्होंने बताई, इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रोल ऑफ थंब। ये जो रोल ऑफ थंब है ना, ये मैं आगे पढ़ाऊँगी, अभी इसके बाद जो 4 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए उसमें पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो रोल ऑफ थंब है ना,
थंब के रोल को हमको रिमूव करना है साइंस से, हमको साइंस यूज़ करनी है और ये जो रोल ऑफ थंब है इसे हटाना है। ये हम अभी आगे प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, जब हम साइंस को मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक टूल्स और आपके एक ट्रेंड पर्सनल्स में मतलब उनको यूज़ करना टू इंक्रीज़ द आउटपुट। और इन्होंने क्या बताया कि हमें साइंस को यूज़ करना है, रोल ऑफ थंब यूज़ नहीं करना है, जो प्लेसमेंट ऑफ रोल ऑफ थंब बाय साइंस। ये सारी इन्होंने चीज़ें बताई। अब पॉइंट आता है इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल्स दिए। कितने प्रिंसिपल्स दिए, इन्होंने हमको दिए हैं 4 प्रिंसिपल्स। फियोल के कितने प्रिंसिपल्स थे, 14 प्रिंसिपल्स। इनके कितने हैं, 4 प्रिंसिपल्स। याद रखना है, फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं सिर्फ। एक बार हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, प्रॉपर डेफिनेशन जो कि टेलर ने खुद ही बताई है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and seeing that they do in the best and cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट सिंपली यही है कि जब आपको पता है आपको क्या काम करना है और करवाना है, और आप उसको ऐसे करवाओ कि वो एकदम चीपेस्ट, सस्ते तरीके से हो और बेस्ट हो। सस्ता मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो, अच्छा ना हो, और बेस्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगें। सस्ते से सस्ता, कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम टाइम और कॉस्ट में बेस्ट आपको आउटपुट मिले, वो कहलाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए टेलर ने दिए 4 प्रिंसिपल्स। अब वो 4 प्रिंसिपल्स ही हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। उसके आगे की चीज़ें भी इन्होंने और बताई हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स बताई हैं। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स भी बताई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नाम जान लो क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये पूरा प्रिंसिपल का नेम है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैंने बताया था ना, रूल ऑफ थंब को साइंस से रिप्लेस करना है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, चारों याद हो गए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फटाफट से जल्दी से कमेंट में लिख दो जिससे कि आपको याद हो जाए। बस फर्स्ट वाला वर्ड याद रख लो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। राइट, एक एक करके हम अब चारों ही प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब देखो रूल ऑफ थंब एक्चुअली है क्या, रूल ऑफ थंब समझ लो पहले, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि रूल ऑफ थंब की जगह अपने को साइंस की यूज़ करना है। और ये प्रिंसिपल फिर क्या कहता है, रूल ऑफ थंब ये होता है, रूल ऑफ थंब मतलब कि अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं अपनी डिक्टेटरशिप चला रही हूँ कि मैं खुद से डिसाइड कर दूँगी कि मेरे को क्या करना है, सब लोग इस टाइम पे ऑफिस में चाहिए, इस टाइम पे ही सब लोग जाएंगे, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इतना हम लोग प्राइस रखेंगे, ये ऐसे करेंगे, एडवर्टाइजिंग ऐसे करेंगे, मार्केटिंग ऐसे करेंगे। मतलब मैं अगर अपनी डिक्टेटरशिप चला रही हूँ तो वो कहलाता है मेरा रूल ऑफ थंब। तो टेलर ने क्या बोला कि अपने को रूल ऑफ थंब यूज़ नहीं करना है, अपने को डिक्टेटरशिप नहीं चलानी है, हमको साइंस यूज़ करना है। हमको क्या करना है, यूज़ ऑफ साइंस करना है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट के हर चीज़ में साइंस यूज़ करनी है। और यही इकलौता तरीका है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि वर्कर्स अच्छे से प्रोडक्टिव काम करें। ठीक है, एंड दिस मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय स्टडी एंड एनालिसिस। और फिर ये जो मेथड है वो स्टडी और एनालिसिस के बेसिस पर ही डेवलप करेगा, रूल ऑफ थंब के बेसिस पर नहीं। देखो जैसे अगर मैंने बोला मैं डिक्टेटरशिप चला रही हूँ, रूल ऑफ थंब यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैंने डिसाइड कर दिया कि सुबह 8 बजे ऑफिस खुल जाएगा, सबको प्रेजेंट होना है, ये नहीं होगा। रूल ऑफ थंब में मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं डिक्टेटरशिप चला रही हूँ, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर या फिर जो अभी से चलता आ रहा है हमेशा से, उसके बेसिस पर मैं ये काम कर रही हूँ। पर मुझे ये नहीं करना है, मुझे इसमें साइंस यूज़ करनी है, मुझे एक्चुअली दिमाग लगाना है, मुझे साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करनी है कि किस टाइम पे एक्चुअली मुझे ऑफिस खोलना चाहिए। मुझे प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके मैं डिसाइड करूँ कि क्या टाइम होगा ऑफिस खोलने का। ये होता है आपका साइंस यूज़ करना इन मैनेजमेंट। और अगर मैं अपने मन से ही चला रही हूँ कुछ भी तो वो हो जाएगा रूल ऑफ थंब। तो अपने को रूल ऑफ थंब नहीं यूज़ करना है, हमको क्या करना है, हमको यूज़ करना है किसका,
आपका साइंस का, ठीक है। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगी, और ये कैसे होगी, स्टडी से, एनालिसिस से, रूल ऑफ थंब से नहीं, ठीक है। मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंट्यूशंस, विल और एक्सपीरियंस। उसकी जो भी विल, इच्छा है, एक्सपीरियंसेस हैं जो भी इससे चलता आ रहा है हमेशा से, या फिर जो उसके इंट्यूशंस हैं, या फिर उसका जो हिट और मिस मेथड है। हिट और मिस मेथड मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड जिसे हम कहते हैं, हमने ट्राई किया, गलती हुई तो हम अलग से करेंगे, तो ये नहीं करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ नहीं करना है, हिट एंड मिस मेथड यूज़ नहीं करना है, इंट्यूशंस यूज़ नहीं करने हैं, विल यूज़ नहीं करनी है, अपने एक्सपीरियंसेस यूज़ नहीं करने हैं, साइंस यूज़ करनी है, सिर्फ और सिर्फ साइंस यूज़ करनी है, स्टडी करनी है, प्रॉपर एनालिसिस करना है। देन ओनली you can maximize the efficiency and production in your organization। ये बोलता है फर्स्ट रूल, आई मीन फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, सारे ही डिसीजन साइंटिफिकली लेने चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने एक्सपीरियंस, विल, अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर ले लिए। तो सारे डिसीजंस कैसे लेने हैं, उसको साइंटिफिकली लेने हैं। ये कहता है हमारा पहला आपका जो है प्रिंसिपल, ओके। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब क्या होता है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, अच्छे से एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या बोलता है, ये वाला जो प्रिंसिपल है आपका, कि जो हमारी जो कंपनी होती है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब वो दो ग्रुप्स कौन से हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना दो ग्रुप्स होते हैं। अब वो दो ग्रुप्स कौन से हैं, एक तो होता है आपका वर्कर्स का ग्रुप, ठीक है, और एक होता है आपका मैनेजमेंट का ग्रुप। तो ये जो वर्कर्स और मैनेजमेंट ग्रुप है ना, ये एक दूसरे को राइवल की नज़र से देखते हैं। वर्कर्स को लगता है यार मैनेजमेंट के पास तो कुछ काम नहीं है, उनके पास बस प्लानिंग करवा लो, भर भर के हमको ऑर्डर दिलवा लो, हमको कमांड देते रहते हैं और हमको कुछ करते नहीं हैं। मैनेजमेंट क्या सोचता है कि भाई वर्कर्स तो बेकार हैं, कुछ काम करते वर्ते नहीं हैं, निठल्ले हैं, ये ऐसा एक दूसरे के बारे में थिंकिंग रखते हैं। पर हमारे जो टेलर साहब हैं, उन्होंने बोला कि ये डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड मतलब एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग रखना और राइवल एक दूसरे को समझना, ये नहीं होना चाहिए। हार्मनी होनी चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये लोग एक्चुअली में सोचते हैं कि वर्कर्स सोचते हैं मैनेजमेंट बुरा है, मैनेजमेंट सोचते हैं वर्कर्स बुरा है, पर नहीं, दोनों में से कोई भी बुरा नहीं है। वर्कर्स हैं तो मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट है तो वर्कर्स हैं, समझ रहे हो। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वर्कर्स को काम करना चाहिए कि मतलब वो ये सोच करके काम करें कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी क्या करेगी, हमारे साथ भी वो शेयर करेगी। और मैनेजमेंट को भी फिर यही करना चाहिए। अगर वर्कर्स अपना 100% बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो उसको जो भी गेन हो रहा है ना, वो शेयर करे अपने वर्कर्स के साथ, जिससे वर्कर्स और मोटिवेट होंगे और प्रोड्यूस करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी को बेनिफिट होगा। फिर कंपनी के बेनिफिट से फिर से वर्कर्स को, मतलब एक काइंड ऑफ साइकिल है। कंपनी को बेनिफिट हुआ तो वर्कर्स को बेनिफिट होगा, फिर वर्कर्स को बेनिफिट होगा तो वो और मोटिवेट होंगे, तो वो ज़्यादा काम करेंगे तो कंपनी को बेनिफिट होगा। तो एक साइकिल है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के राइवल नहीं होने चाहिए, दोनों में हार्मनी होनी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स। मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ अपना जो भी प्रॉफिट है वो शेयर करना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ अकम्पनीड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयर यानी कि जो मैनेजमेंट है उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी अगर वो अपने वर्कर्स को खुश ना रखे। क्योंकि यार वर्कर्स ठीक है, काम कर रहे हो आप किसी के अंडर, पर अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ या एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, चैन से काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोड़ दोगे वो काम, ठीक है। तो ये वर्कर्स की खुशी, उनकी प्रॉस्पेरिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट बैठ के खा रहा है सारा गेन, ठीक है। साथ में उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक चीज़ मेंटल रेवोल्यूशन, एक टर्म उन्होंने बोला मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, उन्होंने बोला मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति, कोई चेंज। तो ये जो इनका मेंटल प्रोसेस है ना, ये दोनों एक दूसरे को, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं एक दूसरे को राइवल समझते हैं, तो ये चेंज होना चाहिए, मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति कह लो पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव बिहेवियर रहे दोनों का एक दूसरे के प्रति, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन हो, यूनिफिकेशन हो, हार्मनी हो,
वो लोग इंटीग्रेशन से काम करें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये वाली जो चीज़ है वो किससे मैच कर रही है, वो जो फ़ियोल का एक प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेन्यूमरेशन, ठीक है, यानी कि जिसमें क्या बताया था, प्रॉपर रेन्यूमरेशन, प्रॉपर सैलरी दो, जितना आप काम करवा रहे हो उनसे उतना उनको पैसा दो, ये सारी चीज़ें याद है आपको। तो थोड़ा ऑलमोस्ट मतलब वही सिमिलर सा प्रिंसिपल है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये किसके प्रिंसिपल से मैच करा, फ़ियोल के प्रिंसिपल ऑफ रेन्यूमरेशन से मैच करता है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब समझ आ गया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड समझ आ गया। नेक्स्ट कौन सा था, जल्दी से रिकॉल करो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि वो क्या कहते हैं कि कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, मिलजुल कर काम करना। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अपने अपने आई नहीं करना है, वी करना है, हम सब लोग। अब ये जो थोड़ा सा प्रिंसिपल है ना, ये पहले वाले से ऑलमोस्ट सिमिलर आपको साउंड कर रहा होगा, ठीक है, उसमें भी हार्मनी होनी चाहिए सब मिल करके, तो ये उसका एक्सटेंशन ही है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये क्या बोलता है कि हमको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर के चलना है। एम्प्लॉयज़ अगर कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई आपको सलाह दे रहे हैं या कोई नया आइडिया दे रहे हैं, तो आपको उसको वेलकम करना है। ये नहीं करना है कि वर्कर्स का थोड़ा लोअर क्लास है तो आप इनको मार पीट के भगा दो, अरे यार तू तो फालतू बात करता है, तुझे कुछ नहीं पता। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आइडियाज़ किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, चाहे वो छोटा हो इंसान, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, तो वो किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं और हो सकता है वो आइडिया एक्चुअली ब्रिलियंट हो। तो आपको हमेशा एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करनी है, उनके सजेशंस, उनके आइडियाज़, उनके जो भी थॉट्स हैं उनको वेलकम करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बातें सुननी है, ठीक है। वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड रिवॉर्ड देम फॉर देयर सजेशंस। अगर सजेशन अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड भी तो दो, जिससे कि भाई वो मोटिवेट होते हैं। मैम आपको बचपन में आप सबको पता होगा, टीचर्स हमको स्टार देते थे, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी देते थे जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते थे। ये चीज़ें हमको मोटिवेट करने के लिए तो होती हैं, तो हमको हमेशा रिवॉर्ड देना चाहिए उनको। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए हमेशा वर्कर्स और मैनेजमेंट क्लास के बीच में। और ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? ट्रेड यूनियन क्या होता है, जो वर्कर हमारा जो क्लास होता है ना, उनका एक यूनियन होता है। अगर उनकी मांगे किसी भी चीज़ में पूरी नहीं होती तो अपना यूनियन इकट्ठा करके हड़ताल पे, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। तो टेलर ये बोलते हैं कि भाई इतना कोऑपरेशन और इतनी हार्मनी, इतना इंटीग्रेशन, इतना यूनिफिकेशन, इतना सब कुछ होना चाहिए ना, तब प्यार होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कि ट्रेड यूनियन की ज़रूरत ही ना पड़े। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के पॉइंट समझें एक्चुअली कि करना क्या जा रहा है। अगर वर्कर की कोई बात नहीं मानी जा रही है, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, तो वो समझे वर्कर की क्यों नहीं मान रहा है। और मैनेजमेंट अगर वर्कर कुछ कह रहा है, मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ट्रेड यूनियन की ज़रूरत ही ना हो, मिलजुल करके काम करें, ओपन कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने सिर्फ प्लानिंग करी है, सारा काम थोप दिया वर्कर सेक्शन पे। नो, ये नहीं करना है। इससे वर्कर्स को लगेगा यार हमको बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन किया जा रहा है, हमको ही सारा काम दे दिया जा रहा है, हमको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही है। तो ये गलत चीज़ होगी, जिससे कि उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। वो आगे जा कर के हो सकता है आपकी कंपनी ज्वाइन ना करें या फिर उसमें काम करने के लिए राज़ी ना हो। तो क्या होना चाहिए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स। वर्कर्स के साइड बाय साइड काम करे मैनेजमेंट। और वो साइड बाय साइड कैसे काम करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनका ध्यान रखेगा, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे, अगर वो कुछ और अच्छा काम करे तो उनको रिवॉर्ड्स दे। ये काम कर सकता है मैनेजमेंट, जिससे कि वो वर्कर्स से काम करवा सके, वर्कर्स खुशी खुशी काम करें, उससे कि तरक्की हो ऑर्गेनाइजेशन की। फिर वही साइकिल चलेगा पूरा, ठीक है। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है वो किससे मैच कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बाय फ़ियोल। आपको पता है फ़ियोल ने भी इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल दिया, जहाँ पर ये बताते हैं कि वर्कर्स इनिशिएट अगर कुछ करते हैं तो मैनेजमेंट को भी उसको मतलब आप कह लो वो करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, एनकरेज करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट वही प्रिंसिपल है। तो एक पॉइंट समझ आया कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, एक तो ये क्या है, एक्सटेंशन है,
ठीक है, किसका एक्सटेंशन है, इससे पहले वाले प्रिंसिपल का, कौन से वाले का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। दूसरी बात, ये मैच किससे कर रहा है, मैच इससे कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटर से। जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला था वो किससे मैच कर रहा था, प्रिंसिपल ऑफ रेन्यूमरेशन से। ये पॉइंट्स आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल, नेक्स्ट और इनफैक्ट लास्ट प्रिंसिपल आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो देखो सिंपल सी बात है, जो इंडस्ट्री है कोई, उसकी जो एफिशिएंसी है किसके हाथ में है, वर्कर्स के हाथ में, क्योंकि वर्कर्स काम कर रहे हैं। काम, ऑपरेशनल चीज़ें कौन कर रहा है, ऑपरेशनल काम कौन कर रहा है, वर्कर्स। हालांकि मैनेजमेंट भी काम करता है पर वो प्लानिंग और ये सब का काम करता है, ठीक है, रिसोर्सेज इकट्ठे करने का। पर एक्चुअली काम जो करना है, ऑपरेशंस जिसे परफॉर्म करने हैं, वो कौन है, वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है इंडस्ट्री की एफिशिएंसी, ठीक है। ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है, वो किस पर डिपेंड करती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी पर। और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, ट्रेनिंग और सिलेक्शन पे। तो कुल मिला के हमको जोर किस पर देना है, हमको जोर देना है ट्रेनिंग और सिलेक्शन पे। यानी कि सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, हर किसी की काबिलियत, हर किसी की एबिलिटी, हर किसी की क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से हमको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करनी है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, उनकी नॉलेज को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, जिससे कि वो लोग और आगे बढ़ें और ज़्यादा स्किल्स सीखें। क्योंकि वो लोग यार स्किल्स सीखेंगे अगर मैनेजमेंट क्या करेगा, ये है आपका क्या कहते हैं, ये है आपका मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट क्या करता है, अगर ये थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा देता है वर्कर्स की स्किल पर, वर्कर्स की स्किल पर, तो ये जो वर्कर्स की स्किल है वो अल्टीमेटली किसके काम आएगी भाई, वो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे इनकी। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और प्रोडक्टिव होगा सारा काम, रिसोर्सेज कम लगेंगे, इनको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी तो और अच्छे से काम करेंगे। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली किस में काम आएंगी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो ग्रो करेगा, उसको प्रॉफिट होगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो यही सारी चीज़ें तो होंगी। तो कुल मिलाकर के क्या काम करना है अपने को, सिलेक्शन के समय बहुत ज़्यादा केयर करनी है, मतलब उसकी एबिलिटी, स्किल, क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ों के हिसाब से सिलेक्शन होना है। ट्रेनिंग ज़रूरी है बहुत ज़्यादा टू अपडेट देयर नॉलेज। वर्कर्स असाइन टू वर्कर्स शुड सूट हिज और हर कैपेबिलिटीज़। सिंपली जो काम जिनको असाइन किया है उनकी काबिलियत को वो मैच करें। ऐसा नहीं कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उससे आप थोड़ा लोअर काम करा रहे हो, उसको थोड़ा यार हाई पोस्ट पर भेज दो ना, मतलब जो जिस काम के वो एक्चुअली लायक है, ठीक है, तो उस पर भेजो। और कोई ऐसा भी नहीं कि वो कम क्वालिफाइड है, आप उससे हाई लेवल का काम करा रहे हो तो वो गलत ही काम कर देगा, क्योंकि उसे आता ही नहीं इतना, वो कम क्वालिफाइड है। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है। इस पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा कि उनकी कैपेबिलिटीज़, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उनका क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे, चारों के एक बार से नाम फटाफट से याद कर लो। क्या क्या नाम थे, पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा था आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है इंडिविजुअलिज्म कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट। ये चारों ही प्रिंसिपल्स हो गए हैं। अब देखो ये चारों प्रिंसिपल्स हो गए हैं, पर अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कुछ केस स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। ये 4 केस स्टडीज़ हैं मेरे पास, चारों के चारों इन 4 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिससे कि आपको एक्चुअली समझ आ जाएगा कि प्रिंसिपल क्या कहते हैं। साथ ही साथ आपको केस स्टडी समझ आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करनी है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे दिमाग लगाना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, PQR लिमिटेड और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर मोर देन 10 years, ओके, ठीक है, डन। हैविंग मेड गुड प्रॉफिट्स इन द पास्ट, कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड फर्दर, ठीक है, एंड हैंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर। इसने क्या किया, इस कंपनी ने, ये 10 साल से पहले से इस्टेब्लिश है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है, इसको क्या हुआ, काफ़ी टाइम से प्रॉफिट हो रहा है और इसको अपनी कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड करना था। तो इसने क्या किया, जो भी प्रॉफिट हो रहा था ना उसको बताया नहीं, मतलब बोनस नहीं दिया अपने एम्प्लॉयज़ को। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक प्रिंसिपल में किसी में हमने पढ़ा था कि जो भी गेन हो रहा है कंपनी को, मैनेजमेंट को, वो वर्कर्स के साथ शेयर करे, पर इसने ऐसे नहीं किया, इसने बोनस नहीं डिक्लेयर किया। तो वर्कर्स गॉट एजिटेटेड, वर्कर्स को गुस्सा आ गया, एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक, मैंने बताया था ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको,
यहाँ पे आपको पूछ रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ ओवरलुक्ड इन दिस केस। ओवरलुक्ड मतलब इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या किया, डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू देयर डिमांड्स। मैनेजमेंट ने डिमांड्स नहीं मानी। क्या डिमांड थी कि हमको भी प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा सा शेयर हमको भी दो, प्रॉफिट हो रहा है तो हमसे भी शेयर करो, हमको भी गेन दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया मैनेजमेंट, तो उन्होंने ट्रेड यूनियन पे मतलब बुला करके स्ट्राइक कर ली, धरना दे दिया। अब ये वाला जो आपका प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है, जल्दी से रिकॉल करो कौन सा है। देखो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब तो है नहीं। लास्ट जो पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, उसमें ट्रेनिंग सिलेक्शन ये सब की बात हुई, तो वो भी नहीं है। फिर बचते हैं दो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब तो कौन सा होगा, यहाँ पर देखते हैं। इसका आंसर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कौन सा है ये आपका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्यों, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि हमको साथ में रहना है, हमको हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए अपने को चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और ये किससे मैच करता था, आपका प्रिंसिपल ऑफ रेन्यूमरेशन से, राइट। ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपकी केस स्टडी है जिसमें लिखा हुआ है कि द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ ABC लिमिटेड ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस, समझ आ गया होगा ट्रेनिंग समझते ही, ट्रेनिंग पढ़ते ही, ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड इवन ड्यूरिंग सेलेक्शन प्रोसेस दे मेक श्योर ओनली capable and competent persons join their organization। तो which scientific principle followed by ABC Limited, अभी जस्ट बताया, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, आपका कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, ये वाली किस में आती हैं, ये वाली आपकी आती हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी में। इजी था ये, तो ऐसे करके आपको समझ आ जाएगा। केस स्टडी ज़रूर पढ़ा करो, बुक में भी आपके दी होंगी, मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा जनता छोड़ देती होगी, बट पढ़ा करो, इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपको और चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि रोहन इज़ डिज़ायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री, ठीक है। रोहन स्मॉल फैक्ट्री खोलना चाहता है टू मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल्स। पैकिंग मटेरियल जो होता है उसके लिए एक स्मॉल फैक्ट्री खोलना चाहता है। ही प्लान टू यूज़ लॉजिकल अप्रोच उसने यूज़ किया एंड टेक एवरी डिसीजन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स विद प्रॉपर रीजनिंग रादर देन रिलाइंग ऑन हिट और मिस मेथड। ये मैंने आपको किस में बताया था, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, अपनी विल के बेसिस पर, अपने क्या कहते हैं आपका इंट्यूशन के बेसिस पर, और अपना आपका क्या होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। और एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पर, और एक होता है हिट और मिस के बेसिस पर। ये 5 बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ठीक है। किस बेसिस पर लेने चाहिए, अपने को लेने चाहिए, जो आपके डिसीजंस हैं वो साइंस के बेसिस पर लेने चाहिए, वो अपने को साइंटिफिक टेक्निक्स के बेसिस पर लेने चाहिए, अपने को लॉजिक के बेसिस पर लेने चाहिए, अपने को रीजनिंग के बेसिस पर लेने चाहिए। तो इन बेसिस पर हमको लेने चाहिए सारे डिसीजंस, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ओके। अब रोहन ने यहाँ पे, ये जो है ना रोहन, ये इस बंदे ने क्या किया है, इसी बेसिस पर डिसीजन लिया है। अब ये कौन सा प्रिंसिपल है, देखो, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स तो ट्रेनिंग सिलेक्शन की बात करता है। चौथा प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी अलग है, इसमें तो हार्मनी आपका जो इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन, ये सब चीज़ें हैं। कोऑपरेशन वाले में भी ये सब चीज़ें हैं। तो चौथा प्रिंसिपल जो था हमारा, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था, वो कौन सा है, साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब। अपने को रूल ऑफ थंब यूज़ नहीं करना है। जो ये चीज़ें बताई थी ना, एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये रूल ऑफ थंब है, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब यूज़ ना करके हमको साइंस यूज़ करनी है, राइट। लास्ट आपका आता है द मैनेजर ऑफ PQR लिमिटेड फॉलोज एम्प्लॉय सजेशन। वो क्या करता है, एम्प्लॉय सजेशन को फॉलो करता है, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम को, वेयर बाय सजेशंस विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल टाइम और कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। सिंपली ऐसे सजेशन जहाँ पर, जिससे कि क्या हो रहा है, टाइम और कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, ऐसे सजेशंस को वो रिवॉर्ड भी करता है। तो वो एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम यूज़ करता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। तो जहाँ पर सजेशन, जहाँ पर आपके रिवॉर्ड्स, ये ओपन कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आती है ना, वो वाला कौन सा प्रिंसिपल था हमारा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कौन सा है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो एक चीज़ में आप देखो, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स और ट्रेनिंग वाला जो था, उसमें आप समझ गए होंगे कि कीवर्ड्स क्या हैं, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, स्किल, कैपेबिलिटीज़ वगैरह।
साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या कीवर्ड्स हैं, साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। और नहीं यूज़ क्या करना है उसमें, हिट और मिस मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, विल इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें यही नहीं यूज़ करनी है। अब बात आती है इन 2 मेथड्स की, कौन कौन से, एक तो है आपका हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला, ठीक है, एक है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाला। तो इन दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये वाला जो था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये इस वाले का ही एक एक्सटेंशन भी है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, इसमें हम बात करेंगे सिंपली सजेशंस की, कि हमको सजेशंस वेलकम करने हैं, हमको क्या करना है, रिवॉर्ड देना है, ठीक है, रिवॉर्ड देना है, अपने को क्या करना है, ओपन कम्युनिकेशन रखना है एम्प्लॉय से। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें कोऑपरेशन वाले में आएंगी। पर अगर हम बात करें उसकी पहले वाले की, देखो आपका ये वाला जो था हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसमें हम किसकी बात करते हैं, बोनस, मतलब आप जो प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर करने की, साथ में मिलजुल के काम करने की। तो हारमनी वाले में कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, हारमनी वाले में आपके कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे कि हमको क्या करना है, यूनिटी के साथ काम करना है, हमको क्या करना है, मैनेजमेंट को प्रॉफिट्स शेयर करने हैं। ट्रेड यूनियंस का पॉइंट अगर आता है कहीं पर, ट्रेड यूनियंस यूज़ नहीं होनी चाहिए, इतना भरोसा रखे वर्कर सेक्शन, मैनेजमेंट सेक्शन पे, ये सारी चीज़ें हारमनी वाले में आएंगी। पर सजेशंस, रिवॉर्ड, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, कोऑपरेशन में। ये दोनों क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, आई नो, तो ये आपको याद रखने हैं सारे ही पॉइंट्स। एंड आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक, ठीक है। हाँ, अब जल्दी से हम एक और चीज़ समझ लेते हैं लास्ट, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जो अपने को पढ़ना है। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। इन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी हैं, जिन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो या तो आप टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलो, या फिर आप साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो। इसी तरह या तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलो, या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो, एक ही बात है, ओके। इन्होंने प्रिंसिपल्स तो 4 दिए, टेक्निक्स इन्होंने 5 दिए हैं, ठीक है। क्या क्या है, बस अभी नाम पढ़ लो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन की इन्होंने बात भी की थी, मैंने आपको बताया। वर्क स्टडी में 4 चीज़ें आती हैं, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, सिंपल। तो 5 इन्होंने टेक्निक्स दी हैं, कौन कौन सी हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और मेंटल रेवोल्यूशन। वर्क स्टडी में 4 हैं, फटीग, मेथड, टाइम और आपका मोशन। ये चारों ही आपके जो हैं वर्क स्टडी में आ जाते हैं। और ये 5 आपकी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसी सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड येस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सो डू गिव इट अ लाइक। And one more thing, I wanted to say that I am so close to 500 subscribers, so please share my videos and my channel to your friends, your cousins, your peers, your coaching mates, या फिर जो भी आपके सीनियर्स जूनियर्स हैं, सीनियर्स तो नहीं होंगे हालांकि, जूनियर्स जो हैं आपके 11th स्टैंडर्ड के, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो अगर उनको इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ना है तो। सो इट वुड बी सो ग्रेटफुल फॉर मी। एंड येस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।